एक बहुत अच्छी सुविधा हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है 1090 की। इस सुविधा पर भी क्यों ना एक बार बात की जाए कि कैसे इस समाज में किसी स्त्री का अपना अस्तित्व पूरी तरह से, अस्तित्व से मतलब क्यों नहीं होता है कि मैं जिंदा रहूं, अस्तित्व से मतलब होता है कि मेरा पूरा पूरा अस्तित्व यानी मैं संपूर्ण रूप से समाज का हिस्सा बनूं। तो उस पर बात करने के लिए हमारे बीच में 1090 जो कि एक हेल्पलाइन है, वुमन पावर लाइन है, उसके कुंवर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए और हम लोग कुछ उनसे उस पावर लाइन के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे स्टैंड उठा के एकदम आगे। राघवेंद्र जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एलपी ट्रस्ट की जानिब से, और प्रकाश व्यवस्था ऐसे ही बनी रहने थे जो वहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि जो आज के बाद के सिलसिले के कुछ यूँ शुरू करते हैं कि हमारे देश में कानून भी महिलाओं को लेकर बहुत से हैं। 498 है, बाकी 354 है, 294 भी है, महिलाओं के ही पक्ष में जाते हैं सारे कानून। आईपीसी के हमारे, आप बहुत बेहतर जानते हैं आईपीसी को, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। लेकिन और एक हेल्पलाइन पुलिस की ऑलरेडी मौजूद थी 100 नंबर, तो ये 100 नंबर को तोड़ के 1090 क्यों बनानी पड़ी पावर लाइन? इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हेल्प यू जो ट्रस्ट है, संस्था है, इसके जो संस्थापक हैं रूपल जी, हर्षवर्धन जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कि 100 नंबर के अलावा 1090 क्यों बनाया गया, अभी आप बात कर रहे थे कि महिला हेल्पलाइन, तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। ये महिला पावर लाइन है, वो मैंने करेक्ट भी किया था। हाँ, तो इसके पीछे महिला पावर लाइन के पीछे क्या रीजन था? हुआ क्या कि जैसे ये सरकार जब बनती है, जो भी इस समय सरकार चल रही है मौजूदा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जनता दरबार में बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां पूरे प्रदेश से आती थी, अपनी समस्याएं बताती थी। तो जब वो उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, तभी उसी दौरान उन्हीं के पास में एक बहुत यंग एनर्जेटिक IPS ऑफिसर हैं जिनका नाम श्री नवनी सिकेरा जी है जी। वो उस दौरान के सुरक्षा सलाहकार हुआ करते थे। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने सिकेरा सर से ये कहा कि आपका नाम तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, उनका नाम बहुत मशहूर था, तो वो आपका वो पीरियड था, आपने बहुत अच्छा काम किया, क्या इन महिलाओं और लड़कियों की समस्याओं के लिए कुछ काम कर सकते हो? तो एक विचार माननीय मुख्यमंत्री जी की जो थी, सोच थी, उसको उन्होंने सिकेरा सर से कहा। सिकेरा सर जब DIG लखनऊ रेंज होते हैं तो कुछ वो ऑफिसर्स की टीम बनाते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट था, मैं उस टीम का एक सदस्य हूँ और ये 1090 का ओरिजिनेटर भी रहा। तो हम लोगों ने फिर जानने की कोशिश की कि महिलाओं और लड़कियों के साथ समस्या क्या होती है और इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जब हम लोगों ने बात किया बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों से जाके, तो पाया गया 2 तरीके से समस्याएं हैं। एक तो समस्या है जिसको कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस या क्राइम, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं और वो पेपर, मीडिया, न्यूज़ चैनल में सभी जगह पे रहता है और थानों में रहता है। लेकिन इस डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम से पहले एक बहुत बड़ा महिलाओं के साथ समस्या है जिसको बोलते हैं हरेसमेंट या उत्पीड़न। तो हरेसमेंट और वायलेंस, क्राइम, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। पाया गया कि महिलाओं लड़कियों के साथ जो क्राइम या जो वायलेंस होता है वो उस हरेसमेंट का ही एक पार्ट जो आगे जाके होता है। तो हम लोगों ने ये कहा कि क्राइम या वायलेंस को रोकने के बजाय हम हरेसमेंट पे काम करें, फोकस करें। तो हरेसमेंट क्या था? हरेसमेंट फ़ोन के द्वारा। आज मेरे ख्याल से जितने लोग इस हाल में बैठे होंगे सबके पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो कोई जेंट्स है चाहे कोई लेडीज़ है। लेकिन आज के ठीक 10 साल पीछे जाके देखें तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पास रहा होगा। तो मोबाइल फ़ोन आने से कम्युनिकेशन जो था वो बहुत अच्छा रहा हुआ, लेकिन उसी फ़ोन से बहुत सारी प्रॉब्लम भी महिलाओं लड़कियों के साथ हुई। हमने पाया है, हमने तो बहुत सारे केसेस वर्कआउट करने के दौरान देखा कि फ़ोन से महिलाएं और लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन इसका नाम 1090 ही क्यों रखा? बिल्कुल, तो हम अभी इसके बारे में बताएंगे 1090 के बारे में। तो हुआ क्या कि पाया गया हरेसमेंट बाय फोन
हरेसमेंट बाय सोशल मीडिया नेटवर्क, फेसबुक, इंटरनेट, और हरेसमेंट एट पब्लिक प्लेस, फिजिकल स्टॉकिंग या यूटीजिंग, ये बहुत बड़ी समस्या थी। और ये समस्या इतनी बड़ी थी कि इस समस्या के बारे में लड़कियां या महिलाएं किसी से कहती नहीं थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो बात है, जैसे हमने विमेन पावर लाइन इसका नाम क्यों रखा, इसके पीछे भी बहुत बड़े रीजंस रहे। आज की डेट में समाज में देखें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाएं और लड़कियां डरती हैं कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। हाँ, रिपोर्ट करते वक्त ही उनको डर रहता है। मतलब ये बहुत बड़ी वीकनेस है आज की डेट में, बहुत बड़ी कमजोरी है महिलाओं और लड़कियों की समाज सोसाइटी में, कि किसी के खिलाफ शिकायत करने जाएंगी तो उनकी नाम उजागर हो जाएगा। हमने अपने सिस्टम में उनको प्रॉमिस किया, इस पावर लाइन में उनको एक पावर दिया कि आपकी आइडेंटिटी किसी भी परिस्थितियों में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ना करते हैं आज तक। तो सबसे पहले पावर लाइन का जो पहला हमारा फीचर्स था। दूसरा चीज ये था कि जब भी वो, दूसरी बड़ी समस्या है समाज में कि जब भी वो किसी के खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो थाने, पुलिस ऑफिस उनको जाना पड़ेगा, चौकी पे जाके रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। हम इस पावर लाइन में उनको पावर दिए कि कभी आपको थाने, पुलिस ऑफिस या पुलिस कार्यालय कभी नहीं भेजते हैं। मुकदमा लिखाना हुआ तो एज ए पुलिस ऑफिसर्स हम ही लोग मुकदमा लिखाते हैं। हमने पूरे प्रदेश में बहुत सारे मुकदमे लिखाए। तो दूसरी जो पावर लाइन की सबसे खास बात। तीसरी बात है कि जब भी कोई महिला होती है और किसी के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर कराती है तो मोस्टली केसों में पाया गया कि विमेन पुलिस ऑफिसर न होने के बजाय विमेन पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो महिलाएं बहुत सारी अपनी बात कह नहीं पाती हैं। ये भी बहुत बड़ी कमजोरी थी। हमने इस पावर लाइन में उनको पावर दिया कि आपकी बात सिर्फ और सिर्फ विमेन पुलिस ऑफिसर से होगी, कोई मेन पुलिस ऑफिसर आपसे बात नहीं करेगा। ये तीसरी खास बात है। चौथी खास बात है कि जब भी महिला किसी के खिलाफ कंप्लेन कराती है तो बार बार उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बार बार क्या प्रोसीडिंग हुई उस केस में, वो लगातार अपने आईओ से, एसओ से, सीओ सर से, ऊपर सारे अफसर से जाके मिलती है और कहती है कि हमारे इस केस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई पैरवी नहीं हो रही। हम यहाँ अपने सिस्टम में वो वीकनेस थी उसको पावर के रूप में लिया कि हम बार बार उस महिला से फीडबैक के रूप में पूछते हैं कि अब आपकी समस्या तो कोई नहीं है, वो चाहे 3 महीने चलता है चाहे 6 महीने चलता है, हम उस केस को वर्कआउट करते हैं। और पांचवी जो खास बात है कि 1 स्टेट 1 नंबर, पूरे प्रदेश में कहीं से भी 10 मिलाइए तो हमारे पास ही आता है। 100 नंबर और 10 90 के बारे में जो बात है, ये जो पांचवी खास बात है, मार्च से हम लोग अपने सिस्टम को थोड़ा सा और अच्छा करके आप सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई गोरखपुर की लड़की है और उसने 1090 पे फ़ोन किया और वो तुरंत इमरजेंसी एक सर्विस को चाहती है, हमारी जो पुलिस ऑफिसर है, विमेन पुलिस ऑफिसर हमारे कंट्रोल रूम की, वो क्या करेगी, गोरखपुर के 3 ऑफिसर्स, वहाँ का जो नोडल एडिशनल एसपी रैंक का जो नोडल विमेन पुलिस ऑफिसर होगा 1, एक डेडिकेटेड सीयूजी नंबर हम कंट्रोल रूम को दे रहे हैं जो विमेन पावर लाइन का होगा, और तीसरा जो महिला थाने की एसओ होगी, इन तीनों नंबर को हम लोकल उस लड़की को उन तीनों लोकल अफसर से कॉन्फ्रेंस करेंगे और मॉनिटर करते रहेंगे जब तक वो लोकल पुलिस के जो भी 2-3 अफसर उसकी मदद के लिए वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे, तब तक हम उनके साथ उनके सिस्टम में टच में रहेंगे और उसकी वहाँ ऑन स्पॉट उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा नहीं राघवेंद्र जी, ये तो 10-90 की लाइन लेने के लिए भी आपको बहुत दिक्कत आई होगी क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड लाइन मिलती नहीं है। आपको भारत सरकार से काफ़ी कॉम्प्लेन इसके लिए काफ़ी कोशिशें करनी पड़ेगी। तो वी मतलब ये लाइन का अपने आप में एग्जिस्टेंस आना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि 1090 से लेके 1099, 1090 से लेके 1099, 1091, 1092, इस तरह से ये 10 सीरीज के जो नंबर होते हैं, ये सभी स्टेट पुलिस, सभी स्टेट पुलिस को ये 1090 से लेके 1099 तक एक डेडिकेटेड नंबर दिए गए हैं कि आप इसको किसी भी हेल्पलाइन के लिए यूज कर सकते हैं। तो 1090 लेने के पीछे ये था कि 1191 एक बहुत इजीएस्ट नंबर था, एक बहुत इजीएस्ट नंबर था, बहुत आसानी से याद होने वाला नंबर था। और हम जैसा कि जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश में कि बहुत सारी भी महिलाएं, लड़कियां बहुत पढ़ी नहीं हैं, लेकिन वो नंबर मोबाइल पे डायल कर सकती हैं, तो इसलिए 1090 4 डिजिट का शॉर्ट कोड उनको प्रोवाइड किया गया, कोई इजली वो डायल कर सकती हैं और हमसे कनेक्ट हो सकती है। राघवेंद्र जी, इस पूरे क्रम में जैसा अभी आप बता रहे थे कि काफ़ी केसेस आपके पास आए भी, काफ़ी केसेस आपके पास आपने सॉल्व भी किए, लेकिन ख़ास बात ये होती है कि हमारे देश में कानूनों का इस्तेमाल भी सही होता है और उनका गैर इस्तेमाल भी सही होता है। तो जैसे कि बहुत से एक्ट हमारे आईपीसी के भी हैं जिनका इस्तेमाल भी अच्छा होता है, बुरा भी होता है, बाद में पता चलता है कि फर्जी मुकदमा था, कुछ नहीं था इसमें। जब इस तरह की स्थिति कभी आपके सामने अगर फेस आई या आगे आएगी
कि 1090 का इस व्यक्ति ने गलत इस्तेमाल किया, इस लड़की ने गलत इस्तेमाल किया, या किसी और कारण से इस्तेमाल किया जो कि आईपीसी में डायरेक्ट जा सकती थी, मतलब सीधा मुकदमे का था, इसने 1090 का इस्तेमाल करके उस आदमी को प्रताड़ित किया या उस लड़की को प्रताड़ित किया, जिसको भी प्रताड़ित किया। इसके बारे में कभी कुछ ऐसा कोई आपके सामने वाकया आया कभी? बहुत अच्छी आपने बात की कि विमेन पावर लाइन का इंचार्ज हूँ मैं और मैं पुरुष हूँ, तो मैं ध्यान देता हूँ कि ऐसा किसी पुरुष के साथ ना हो। रही बात, मैं पूरे इंटायर सिस्टम के बारे में आपको जरूर बताऊँ कि दिस इज द काउंसलिंग सेंटर। जब भी कोई विक्टिम किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करती है, हम उस आदमी से या उस लड़के से बात करते हैं। बात करने के बाद उस दौरान वो ये सारी बात अपनी बताता है, जो भी विक्टिम रहती है उसकी कंप्लेंट की होती है उसके बारे में, और इंटायर जो भी इस कंप्लेन रजिस्ट्रेशन होने से पहले उसके जो भी सारे रिलेशन थे वो लड़का सब बताता है कि ऐसे ऐसे करके सर ये सारी चीजें थी और मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, ऐसी सारी चीजें की जा रही हैं, आप मेरी खुद चेक करवा लीजिए, आप मेरी CDR लोकेशन चेक करा लीजिए, आप कुछ लोगों से पूछवा लीजिए, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ अगर उन्होंने किया है। तो ये जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस जब डन होता है, तो ये काउंसलिंग के बाद जब हम फीडबैक में जाते हैं, तो फीडबैक में जो हमारी लड़की होती है वो उस लड़की से बातचीत करने के दौरान जो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं वो उससे बात करती है कि मैडम आपने जिसके खिलाफ कंप्लेन की थी उसने ये सारी बातें बताई है, तो यह क्या सच है कि गलत, सही है या गलत है, और अगर ये गलत है, आपने उसकी गलत कंप्लेन की है, तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हम आपके मदर और फादर के नंबर को निकाल के हम उनसे बात करेंगे कि आप किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ केसेस आया था जिसमें हम लोगों ने ऐसा किया, जिसमें सिर्फ काउंसलिंग, सिर्फ समझाने की जरूरत है, क्योंकि पाया गया है कि अगर काउंसलिंग एक ऐसा मेथड अगर ठीक से कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, बहुत बड़े बड़े अपराध को रोका जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग काउंसलिंग करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, जैसे कि पुलिस शासन का खास ये होता है कि पहले तो आप जैसे कि थाने में भी कुछ छोटे मोटे झगड़े के लिए जैसे जाते हैं, 323 का मुकदमा बनता होता है, 354 का बन रहा है, हल्का फुल्का मुकदमा, सॉरी 504 506 का मुकदमा बन रहा है अगर, या 323 का बन रहा है, तो अक्सर ये होता है कि आप जैसे समझदार लोग होते हैं वहाँ पर जो थाना प्रभारी होते हैं वो समझा देते हैं कि भाई झगड़ा मत करिए, और ये वार्निंग दे देते हैं कि अगली बार नहीं तो फिर हम मुकदमा कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। ये तो प्रक्रिया पुलिस, मतलब ज़्यादातर थानों में समझदार जितने भी अच्छे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं इसको करते ही करते हैं कि ये झगड़ा है भाई, मतलब को 3 साल 4 साल इसके मुकदमे में जाएंगे भी, यंग एज है, खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे ढीठ होते हैं कि वो पहले तो 323 के विक्टिम होते हैं, एक दिन वही आदमी आपके सामने 307 या 302 का मुजरिम बन के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो 323 को उसने समझाने को गलत समझ लिया। तो अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये वुमेन पावर लाइन है, आप मतलब उसके बाद फिर आप IPC के सेक्शंस में चले जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी केस आपके सामने आए होंगे कि जिनको आपने समझाया होगा, नहीं समझे, फिर उन्होंने वही कॉल उनको की होगी, उसको डराया होगा लड़की को या जिसको भी, तो ऐसी स्थितियां भी तो कभी कभी आपके सामने आई होंगी। ऐसी बहुत सारी स्थितियां आई, और हमने 2 साल 15 नवंबर 2012 से लेके, और अगर देखा जाए तो 15 जनवरी 2015 तक का जो हमारा डेटा था, 3,17,890 शिकायतें, 3,17,890 शिकायतें हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड हुई, और 3,17,000 में से 3,04,500 समथिंग हमने शिकायतों को पूर्णतया निस्तारित किया। अरे वाह! और इस दौरान सिर्फ 370 लोगों को हमने जेल भेजा। मतलब आगे फिर IPC के सेक्शन से, हाँ, हमने IPC CRPC के सेक्शन में, IPC के सेक्शन में उनको भेजा। हुआ क्या कि जब हमको समझाए, बहुत बार समझाए हमने उनको, पहले एक बार काउंसलिंग की, दोबारा रिकाउंसलिंग की, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव की एक काउंसलिंग होती है जिसमें उसके नंबर को निकाल के व्हाटएवर वहाँ पता करके फिर उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करके उसके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को समझाते हैं कि भैया इसको समझा दो, नहीं इसके बाद इसकी कार्रवाई कर देंगे। उसके बावजूद भी नहीं मानता है, तो ये मेरे साथ एक समस्या ये निकल के आती है कि अगर हम उसको बुक करें तो हमारी पहली खास बात है कि विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। तो मैं अगर उसको केस को बुक करा रहा हूँ तो विक्टिम कौन होगी? तो ऐसे केस में विक्टिम को पीछे करते हुए जो भी पुलिस की धारा है 151, 294 IPC के दौरान जो भी धारा होती है इसमें हम करते हैं। अगर उसकी आईडी, उसके द्वारा फेक आईडी इस्तेमाल की जा रही है तो 424, 67, 468, 7 साल की जिसमें सजा होती है, इसमें करके हम उसको बुक कर देते हैं।
कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें विक्टिम का होना अनिवार्य होता है। हाँ, उस केस में हाँ, जब आईपीसी में जाएंगे तो जो जिसमें विक्टिम को होना ही होना है उस केस में, तो हम विक्टिम से बात करते हैं हाँ। कि अब आपको यहाँ पे एक हम एप्लीकेशन देनी होगी, तो लोकल थाने में हम जाके इसको रजिस्टर्ड करवाएंगे, हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। हाँ। उस दौरान कई बार कुछ विक्टिम्स कहती हैं हाँ ठीक, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी और मुकदमा लड़ूंगी, हम उसके पीछे से पूरी हेल्प करते हैं। हाँ। उस दौरान अगर वो विक्टिम कहती है नहीं नहीं हम इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ेंगे, बस आप इसको अच्छी तरीके से समझा दीजिए, तो फिर जो भी हम लोग अपने दूसरे तरीके से माध्यम से भी उसको समझाते हैं और सारी चीजें करके इसको समाप्त करते हैं। एक बार मैं मेरी आपको याद होगा शायद वो कि एक बार सिकेरा साहब के ऑफिस में मेरी बात हो रही थी उनसे, आपको शायद याद हो, आप मौजूद थे, बीच में आ जा रहे थे लेकिन आप थे उस वक्त। तो सिकेरा साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मुझको बताया था, मुझे अभी पूरा याद नहीं, मैं आपके मुंह से जानना चाहूँगा उसको, कि किसी केस में आप लोगों ने परिवार वालों को बुलाया, फिर उनको दिखाया कि देखिए ये आपका लड़का है, फिर बहन नहीं मारना, वो कुछ क्या? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैं तो मेरे पास बहुत सारी केस हिस्ट्री है। जैसे आपने ये कहा, एक लड़का था, एक लड़की को बहुत परेशान कर रहा था, जब हमारा काउंसलर उसको समझाता था, हमारे काउंसलर को गाली देना शुरू कर देता था। अच्छा। तो हम लोगों ने क्या काम किया, उसके नंबर सीढ़ियाँ निकाल के उसके मदर फादर का लोकेशन निकाला। निकालते कैसे हैं, रात में लड़के की लोकेशन को चेक किया कि वो लड़का रहता कहाँ पे है, फिर उसके जो नंबर से बात होती है उसकी रात की लोकेशन देखते हैं, तो पाया जाता है कि वो 3-4 लोकेशन अगर एक साथ मिल गए तो या तो कोई बगल वाला होगा या कोई घर का होगा। तो हम लोग उस पर नॉक करते हैं। कई सारे केसेस में माँ बाप भाई बहन से बात हो जाती है, कई बार शादीशुदा पति होते हैं उनकी पत्नियों से बात हो जाती है, तो उनको भी हम बता देते हैं कि मैडम अपने पति को समझा दो और दिस इज लास्ट वार्निंग निकाले, नहीं तो मैं इसके बाद में क्या करूँ। तो ऐसे भी केस क्या हुआ कि वो मदर फादर को हमने अपने ऑफिस बुलाया और लड़के को भी मैंने बुलाया अपने ऑफिस पे, ये नहीं बताया कि तुम्हारे मदर फादर आ रहे हैं, और मदर फादर को ये नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे आ रहा है। और जब हम उससे बात कर रहे हैं, उसका लड़का हमारे लोग के साथ गाली दे रहा था, सामने ही गाली दे रहा था, बहुत उजड़ थोड़ा साइकिल टाइप के था। उसी तरह उसके मदर फादर भी सामने आ गए, और पहले उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा है, लेकिन जब उन्होंने देखा उसकी सारी चीज़ रिकॉर्डिंग सुनाई कि कितना गाली दिया, तो उसकी बहन उसको अपनी चप्पल निकाल के चप्पल मारना शुरू किया। कहा तुम जिसको परेशान करो वो भी किसी की बहन है, मैं भी किसी की तुम्हारी बहन हूँ, तो मुझे भी कोई तंग कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हमारे पास, बहुत सारे केसेस हैं और बहुत टचिंग केसेस हैं। अभी शायद आप एक नाटक जो शायद दिखाने जा रहे हैं, वो भी वो वुमेन पावर लाइन का ये है, और उस केस को मैंने पर्सनली सॉल्व किया। और तो टचिंग सीन आज भी मुझे याद है, जब उस अंधी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ के ये कहा, जब मैं उसका कन्यादान कर रहा था और उसकी आर समाज में शादी हो रही थी, तो उसने कहा कि वो जो जिन्होंने मेरी शादी कराई हुई इंचार्ज साहब कहाँ पे हैं। तो मैंने कहा कि मैं उसके पास पहुंचा, देख नहीं तो मुझे उसे छुआ, हाथ पकड़ा और कहा आप भगवान है मेरे लिए। तो मैंने उससे सिर्फ यही कहा, नहीं मैं भगवान तो नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, ईश्वर ने सबको इंसान बना के भेजा है, कुछ करने के लिए शायद मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ। वो सीन आज भी मुझको याद है, वो जब वो उसने हाथ मेरा पकड़ के, हाँ वो भी नाटक में शायद होगा भी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बात करूँ नहीं, मैं थोड़ा सा अभी एक पॉइंट और जानना चाह रहा था इसका, कि इसको आगे और कैसे रिफॉर्म और करेंगे, कुछ इस बारे में अगर बिल्कुल सही है कि जैसे अभी हम लोग 1090 के अब सारी समस्याएं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे क्राइम को लेके हो, चाहे हरेसमेंट को लेके हो, हम सभी तरह की समस्याओं को सुनते हैं और जो भी सही होता है हम उस हिसाब से उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोगों ने एक 1090 के माध्यम से एक पावर एंजल बहुत बड़ा कंसेप्ट शुरू किया है। हाई स्कूल से ऊपर, 10th से ऊपर, ग्रेजुएशन पीजी तक हर सेक्शन से 2 लड़कियों को अपने सिस्टम से जोड़ रहे हैं। उनको अपना एक आई कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कार्ड बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुलिस का आई कार्ड होता है, सेम वैसे एक आई कार्ड बनाते हैं। उनको एसपीओ बना रहे हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। वो शायद यशस्वी यादव जी ने भी तो कुछ मेल्स में, वो एसएसपी यादव जी का जो है, जो वो लोकल मोहल्ले के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं वो, तो उनको वो एसपीओ बना रहे हैं। हमारा सिर्फ है हाई स्कूल से ऊपर सिर्फ स्कूल गोइंग लड़कियों को बनाना, उनको बनाने के बाद उनको अपने सिस्टम से जोड़ना। क्योंकि अगर हम बात करें विमेन हरेसमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर, आज एक बड़ी समस्या है। उस समस्या के पीछे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जिम्मेदार है हमारा परिवार। हमने इतने सारे केस को निस्तारण करने के दौरान सबसे पहली चीज़ देखी, अगर परिवार अपने बच्चों की बात सुन ले तो मेरे ख्याल से जो ये वायलेंस और क्राइम होता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो अब क्या है कि हम माँ को नहीं समझा सकते हैं, तो हम इन बच्चों पे फोकस किया कि इनको अपने सिस्टम से जोड़ रहे हैं, इनको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं कि से नो टू नॉनसेंस कहना सीखें, स्पीक आउट करना सीखें, अपनी आवाज़ उठाना सीखें। अगर उनको कोई चीज़ लगती है, गलत लगती है तो टोकें। आज ये समय बिल्कुल ये नहीं है
कि नज़र झुका के, नज़र बचा के किनारे से निकला जाए। आज सिर्फ ये है कि नज़र उठा के, नज़र मिला के बात करना सीख जाए। अगर नज़र उठा के, नज़र मिला के बात करना लड़कियां सीख गई, मजाल क्या है कि किसी आदमी को उस पर नज़र उठा के उसको टच कर, क्योंकि बचपन से हमारी बच्चियों को सिर्फ यही सिखाया जाता है, नज़र झुका के, किनारे से, बगल से, साइलेंटली चीज़ों को अवॉइड करते हुए निकल जाओ। हम अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ में हम ये आह्वान शुरू किए हैं, हम सबके माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। अब लड़कियों को नज़र झुका के चलने की जरूरत मत सिखाएं, नज़र उठा के, नज़र मिला के करना सिखाएं। मेरे ख्याल से ये हरासमेंट, ये वायलेंस से क्राइम डाउन होगा, डाउन। तो अब इस वादे के साथ इस बिंदु पर मैं इस वार्ता को समाप्त करता हूं कि नज़र मिला के हर औरत, हर बिटिया, हर बच्ची सीधे सीधे बात करेगी। और राघवेंद्र सिंह जी के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैंने इतनी देर की वार्ता में ये बात खास पाई कि ये केवल अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ दिल से जुड़ के शायद इस 1090 की लाइन को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं प्रिंट स्टाफ का कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और आगे भी हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और जैसा आपकी भावना है वैसे ही नाटक कृपया देख के आप पूरा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट आप सबसे बात करूंगा। बिल्कुल। जो चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे एक फ़ोन है सभी के पास में, तो फ़ोन के द्वारा एक बहुत बड़ा हरासमेंट हमने पाया। हम सिर्फ आपको बताएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें। जब भी आपके पास फ़ोन है और प्रीपेड अगर वो नंबर है, तो कभी भी रिचार्ज वाली भैया की दुकान से की कॉपी पे अपना नंबर ना लिखें। ये आप खुद और लोगों को बताएं कि जो दुकान वाला है, रिचार्ज वाला भैया, आप जिसके पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि रिचार्ज करना है, वो कॉपी बढ़ाता है। कभी नेवर 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 कभी भी उसकी कॉपी पे नंबर ना लिखें, नंबर वहीं से पास होता है। दूसरी जगह वो ईटॉप कराने की कहता है कि ईटॉप कराना, तो आप कभी भी उसकी दुकान से ईटॉप ना कराएं। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, जो पिछले 2 साल के दौरान मैंने पाया। कभी भी ईटॉप ना कराएं, हमेशा रिचार्ज कूपन खरीद लें। आप नेट के जरिए आप रिचार्ज करिए। अगर आपके पास में कोई मिस कॉल नंबर आए, किसी लड़की, किसी महिला के पास में, पहली बार में कभी भी अननोन नंबर को कभी भी रिस्पॉन्ड ना करें। कंटिन्यूसली अगर दूसरी कॉल आ रही है तो आप उठाएं और कान पे लगाएं और सिर्फ सुने कि हु इज द गाय, हु इज द स्पीकिंग, उधर से आवाज़ किसकी है। अगर आपको आवाज़ उधर से नहीं आती है तो आप कतई उस पर फ़ोन पे बात ना करें। कभी भी पलट के अननोन नंबर पे आप कॉल ना करें। मैंने पाया है कि ऐसे ऐसे साइकिक केसेस हैं जो सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को फ़ोन करके सिर्फ उनकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन वो हर एक मिस कॉल, हर वो एक फुल कॉल वो उन लड़कियों और महिलाओं को तंग करती है। तो पहली चीज़ जो है फ़ोन के द्वारा होने वाला, आप किसी को भी ऐसे ही मिलते हैं तो आप किसी से नंबर ना बांटें। नंबर 1 चीज़। फेसबुक एक दूसरी चीज़ है, सबके पास मेरे ख्याल से लगभग सारे लोगों के पास फेसबुक लगभग होगा, सभी लोग फेसबुक पे अपडेट होंगे। सेल्फी, एक चीज़ ये ध्यान रखें कि सेल्फी कभी भी फेसबुक पे अपलोड ना करें। आपकी बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ है, ठीक, आपकी ये मेमोरी है जिसको आप अपने कंप्यूटर में चिप में रखें, आप अपने फ़ोन में रखें और आप देख सकते हैं। होता क्या है कि आप जैसे हो उसको करते हैं। हमने बहुत सारे केसेस में पाया है कि खूबसूरत फ़ोटो को कुछ लोग हैक करते हैं और उनकी फ़ोटो को दूसरे तरह से बनाते हैं, उनकी इनबॉक्स में डालते हैं और उनसे चैट करना शुरू करते हैं और बाद में फिर उनका बहुत 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 बड़ा हरासमेंट करते हैं। वो सारे टाइप के हरासमेंट होते हैं, ब्लैकमेलिंग से लेके सेक्सुअल हरासमेंट होता है। मेरे पास ऐसे सारे केसेस हैं। किसी भी अगर आपके पास में कभी भी कोई रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप पहले चेक करें हाउ मेनी म्यूचुअल्स, कितने लोग उसके दोस्त हैं। फिर आप उनको फ़ोन करके पूछें कि क्या आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर वो कहती है दोस्त, आपकी फ्रेंड कहती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरे दोस्त है, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं है, वो कभी भी आपके साथ कोई गलत काम कर सकता है, कभी भी आप उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट ना करें। अपनी डीपी पे अपनी खूबसूरत वाली प्रोफाइल वाली फ़ोटो ना लगाएं, क्योंकि पाया गया है अगर जैसे आपने कैटरीना कैफ, हेमा मालिनी की फ़ोटो लगा दी, एक भी अब भी रिक्वेस्ट नहीं आएगी। लेकिन जैसे आपने खूबसूरत डीपी अपनी चेंज की, आपके पास देखिए शाम तक कितनी सारी आएंगी। और आप सभी ये कहती हैं कि यार जी देखो शाम तक 500 लाइक हो गए और 100 कमेंट्स हो गए, उसी में एक किसी ने अनलाइक कर दिया तो मेरे ख्याल से आपके लिए सारी चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। मेरा सिर्फ आपसे बताना था क्योंकि मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस थे 2 साल में। तीसरी खास बात जो है जिसको फिजिकल स्टॉकिंग या टीजिंग कहा जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। होता है कि आप ऑटो में बैठती हैं और जैसे आप ऑटो में बैठती, बगल वाले भाई साहब का हलचल शुरू हो जाती है और आप धीरे धीरे खिसकने लगती है, भाई साहब का हलचल चलता रहता है।
कुछ मत करिए, सिर्फ एक काम करिए, पलट के घूर के भाई साहब को देखिए एक बार, और दोबारा के देख, क्या भाई साहब ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं क्या? मैं आपको बताऊं, आपका नजर, आपका जो एटीट्यूड था घूर के देखना और सिर्फ स्पीक आउट करना। भाई साहब जब तक उतर नहीं जाएंगे उनका पैंट का कपड़ा तो हाथ पैर तो पैंट का कपड़ा नहीं सटेगा आपसे। कुछ लोग होते हैं जैसे आप बस में गई, जैसे आप वहीं सोने लगते हैं, आप कहते भाई साहब ठीक से, क्या रात में नहीं सो पाए? मैं सिर्फ इस पे बात करना चाहता हूं क्योंकि बचपन से हमारी बच्चियों को सिखाया गया है चुप रहो, और अगर हमने यही आने वाले समय में बच्चियों को सिखाया कि चुप रहो, तो अभी तो बहुत कम हरेसमेंट है, अभी बहुत कम क्राइम है, इससे ज्यादा क्राइम होगा। आज हम पूरे समाज को मिलकर सिर्फ एक चीज सिखाना है कि लड़कियों से कहना है कि स्पीक आउट करना सीखें, से नो टू नॉनसेंस कहना सीखें। और अगर उन्हें आवाज उठाना शुरू कर दी, मजाल क्या है कोई आदमी, कोई लड़का उसको छू के उसको कुछ कमेंट करके निकल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मत समझिएगा कि कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी तो बस पर्दा बंद हुआ है, और पर्दा तभी बंद किया जाता है कि जब बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जादूगर अक्सर ये आप देखते हैं ना कि जब कोई खास जादू दिखाना होता है उसको, तो वो रुमाल डाल देता है कि इसके अंदर ये चीज है। तो वैसा ही कुछ जादू इस पर्दे के पीछे है। और जैसा कि अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे अपने संबोधन में, और मेरी वार्ता के दौरान उन्होंने बताया जैसे कि एक कहानी जो उन्होंने ही बताई, उनका ही विचार था, उस पर ताना बाना कसा, उसको नाटक का रूप दिया चित्रा मोहन जी ने, और उसका निर्देशन किया। तो एक फिल्म में